अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ़ मसाइल पर बात की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल ज़्यादा प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी जो प्रोग्राम्स हमारे रहे उसमें कोशिश यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा मईशत के हवाले से बात की जाए। मईशत से जुड़े जितने भी मसाइल हैं उनका ताल्लुक़ बराह रास्त एक आम आदमी की, आप समझ लें कि मेयार ज़िंदगी से है। एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहा है और जब तक इन मौशी मामलात को हल नहीं किया जाएगा ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हाल ये है कि इस वक्त महंगाई बामे उरूज पर है और मुल्की तारीख़ की सबसे बुलंद सतह पर इस वक्त मौजूद है और ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में कुछ अरसे कबल पेश गोई की जा रही थी, यानी कि जो साबिक़ हुकूमत रही ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जिस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे थे उससे यही लगता था कि आगे चल कर इसी तरह की सूरत हाल का सामना एक आम आदमी को करना होगा। और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर आपको महसूस होगा कि शायद किसी हुकूमत की या मौजूदा हुकूमत की तरफदारी की जा रही है। ऐसा कतई नहीं है, बात हक़ाइक़ पर करनी चाहिए। और हक़ाइक़ ये हैं कि पिछली जो हुकूमत गई है, जिस किस्म के फ़ैसले मौशी हवालों से उन्होंने किए, उसके नुकसानात का अब हमें सामना है और इसमें मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्के है और इसके आगे बंद बांधना ये एक इंतहाई मुश्किल काम है और एक इंतहाई दुश्वार गुज़ार मरहला होगा इस हुकूमत के लिए। क़त्ए नज़र इससे कि किसी की भी हुकूमत को यही बताया जा रहा था कि जिस किस्म के फ़ैसले और जिस किस्म के लोगों को बिठाया गया है इतनी अहम वज़ारतों पर, जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, और सबसे अफसोसनाक जो पहलू इसमें है वो ये कि साबिक़ा हुकूमत हो या इससे पहले जितनी भी हुकूमतें रही हों, मईशत के हवाले से जब भी आदाद व शुमार पेश किए गए उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और सादा लफ्ज़ों में आवाम से हर बार झूठ बोला गया और उस झूठ का नतीजा ये है कि ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसको कोई भी आप नाम दे लीजिए, मनसूबाबंदी का फुकतान कह लीजिए, नाअहली कह लीजिए, या कोई भी इसको आप नाम दे दें, ये तमाम चीज़ें शामिल होकर ही ये सूरत हाल जो है वो उभरती है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब नई हुकूमत जिसने चार्ज संभाला है उसके लिए एक इंतहाई मुश्किल काम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि इसके आगे बंद बांधे और इस महंगाई के ना रुकने वाले सिलसिले को रोके। अब महंगाई कम करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि मज़ीद महंगाई कर दी जाए। इससे पहले भी यही होता रहा, जो साबिक़ा हुकूमत रही है मुल्क की तारीख़ के सबसे ज़्यादा कर्ज़े उन्होंने लिए। जब उनसे पूछा जाता था कि माजी में आप ये फरमाया करते थे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब कि हमें कर्ज़े उतारने का तरीका आता है, कोई मौशी माहिरीन की टीम भी मौजूद है और बढ़े हुए कर्ज़े हमारे लिए बहुत मसला है, और उसका नतीजा ये निकला कि उन मसाइल को दबाने के लिए मज़ीद कर्ज़े ले लिए गए। ना सिर्फ कर्ज़े लिए गए, 54,000 अरब रुपया उन्होंने कर्ज़ लिया है। ये सूरत हाल है। तो अब देखना ये होगा कि जो मौशी मामलात हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है और इस हुकूमत के बाद जो आने वाली हुकूमत होगी मुश्किलात उसके लिए पहले से ज़्यादा होंगी। यानी हुकूमत के लिए मुश्किलात का मतलब ये है कि एक आम आदमी को मज़ीद मुश्किलात से गुज़रना होगा। हुकूमत के लिए मुश्किलात, जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मुश्किलात यही हैं कि जैसे अभी भी ना चाहते हुए ये कहा गया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ा और इस तरह जो दीगर मामलात भी वो हाथ से निकलते चले गए, पर दीगर अजनास की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, ये तमाम चीज़ें इससे सो कनेक्टेड हैं। बहरहाल, लेकिन जहाँ पे चलें, खुदा का शुक्र है कोई बताने वाला तो है, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तो तैयार है। इससे पहले जो लोग बैठे हुए थे, बारहा उनसे ये सवाल किया जा रहा था तो जवाब में उन्होंने एक या दो लोग ऐसे रखे हुए थे जिनको मीडिया के आगे किया जाता था, और फिर जिस किस्म की बातें वो करते थे वो सब सोशल मीडिया के ऊपर आप रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। वो बयानात आज भी आवाम के सामने हैं। बहरहाल, तो इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी यकीनन। और अब ये कि एक और सबसे मुश्किल मरहला है वो है आम इंतखाबात का।
ये जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो उसके बाद इंतखाबात का सिलसिला शुरू होगा और उसको कैसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। इससे पहले भी ये बहस होती रही है कि जहां पर अदाद शुमार ठीक ना हो, मरदमशुमारी ठीक ना हो, तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि आम इंतखाबात का जो इनेकाद है वो शफ़ाफ़ तरीक़े से करवाया जाए। और फिर निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठती आई हैं। अब ये से पहले जो हुकूमत गई है, जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, उससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या इरादे रखते हैं। तो जनाब, इसी मामले पे आज गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं फयाज़ खान साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। कुछ देर बाद इरफान नियाज़ी साहब को हमने मदऊ का रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। देखते हैं वो कितनी देर में तशरीफ़ लाते हैं। फयाज़ खान को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश फयाज़ खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सूरत हाल का जायज़ा आप भी यकीनन ले रहे हैं, आपका भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, एक वाबस्तगी है जो ये दावा करती आई है और कर रही है कि उनके पास मसाइल का हल है। अब ये जो अमूमी सूरत हाल है जिसमें कर्ज़ मुल्की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हों, महंगाई ने आम आदमी का दिवालिया कर दिया हो, भूख और अफलास से लोग जो है वो जाने दे रहे हों, बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ हो रही हों, ऐसी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत आएगी, मान लीजिए कि आपकी हुकूमत मुंतखब होकर आ जाती है, इन मसाइल से आवाम को खुलासी मिल सकेगी? जवाब दीजिए। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। यासिर भाई, बात असल में ये है कि पहले ये देखा जाएगा कि ये इस सूरत हाल तक हम पहुँचे कैसे। बहुत अच्छी बात। अब मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जी, ऐसा ही है। अच्छा, मईशत आपकी एक लंबे अरसे से ना सूद के ऊपर खड़ी हुई है। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। या तो आप इस्लामी रियासत से पाकिस्तान से इस्लामी नाम का वो ख़त्म करें और फिर जो चाहे मर्ज़ी करें, जो चाहे कीजिए। बिल्कुल। अब मसला यह है कि हमारा ईमान है, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिसने सूद के मामलात किए तो उसकी मेरे से जंग है, अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। बिल्कुल, 100%। अब मुझे आप बताएं ना कि वो जंग जीती जा सकती है? मुमकिन ही नहीं है। आप अमेरिका से जंग जीत सकते हैं अगर आप अल्लाह पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग नहीं जीत सकते। तो ये तो बेसिक चीज़ है हमारे ईमान का। अब हुकूमतों ने क्या किया? मैं अक्सर आपके शोज़ में बात करता हूँ तो लोग मुझ पर बड़ी तनकीद भी करते हैं कि यार आप जमहूरियत के ख़िलाफ़ इतनी। मैंने बोला यार 14 साल से जमहूरी हुकूमतों ने क्या दिया? अब मसला ये है कि जो रिटायर होता है ब्यूरोक्रेट या हुक्मरान, वो चला जाता है बरतानिया या अमेरिका जाके शिफ्ट हो जाते हैं। आपको पता लग जाएगा वो कितने अपने मुल्क के साथ वफादार हैं। अब लाजमी सी बात है, जब रिटायरमेंट के बाद जब वो वहाँ शिफ्ट होते हैं, तो जब वो यहाँ पे मुलाजमत कर रहे होते हैं या ये पाकिस्तान में सर्व कर रहे होते हैं, तो कुछ इतना जमा करते हैं, तो वो वहाँ जाके शिफ्ट होते हैं ना, तो वो कितने वफादार हैं हमारे मुल्क के साथ और उनके क्या मामलात हैं, इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। अब मसला ये है कि इस सूरत हाल से निकलना कैसे होगा हमारे नज़दीक। तो सबसे पहले आपको तौबा की ज़रूरत है, आप तौबा करें सबसे ज़्यादा। और हमारी एक तारीख़ है, मुसलमानों की एक तारीख़ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबे पे मुकम्मल रहनुमाई फराम की, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि इंसानियत के लिए पूरी इंसानियत को बिल्कुल रहनुमाई फराम की कि आपने इस दुनिया में ज़िंदगी किस तरीके से और किन असूलों के मुताबिक गुजारनी है। फिर उसके बाद हमारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का दौर मुबारक आता है, तो उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खिलाफत के मनसब पे आप फाइज होते हैं, तो वो पूछा जाता है कि रियासती अमूर कैसे चलाएंगे? बोला कि जो एक गरीब मजदूर की तनख्वाह होगी वो मेरी तनख्वाह होगी। बोला अगर मजदूर का गुजारा नहीं होगा तो बोला मैं उसकी उजरत बढ़ा दूंगा। तो ये जब मामलात हैं, फिर आपने देखा कि जब मुसलमान ज़वाल पजीर हुए, जब बगदाद में
चंगेजियों ने हमलावर किया, तो वो क्या वजूहात थी कि वो जो कालीन के अंदर वो हुक्मरान को वो लपेट कर उनके ऊपर घोड़े दड़ा दिए थे। तो ऐसा ही है। हमने अपनी तारीख से हमको सीखना चाहिए, हमको दोबारा 1400 साल पहले वाले मामलात से रुजू करने की ज़रूरत है, और हमारे हुक्मरानों को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, जो इस मुल्क में जो सर्व कर रहे हैं और एहसान कर रहे हैं इस कौम के ऊपर, यानी कि हमारी खिदमत के नाम पे वो एहसान ही कर रहे ऐसा ही है, आपने हैं, बिल्कुल ये सही इस कहा। हाल पे तो अवाम ने नहीं पहुंचाया। यासिर भाई आप देखें ना कि कोई ऐसा टैक्स जो इन हुक्मरानों ने अवाम पे लगाया हो और अवाम ने वो बोझ नहीं उठाया हो, तो फिर पता लगता है कि भाई नहीं, नुकसान हो यानी कि गया। हाल ये है कि जो आप टेक्स्ट की किताब पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं, नौज़ायदा हैं, उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा। दुनिया के किसी कानून के अंदर टैक्स लागू नहीं है। यहाँ ममलिकत खुदादात में हाल ये है कि बच्चों के जो डायपर्स होते हैं, दूध के डब्बे जो होते हैं, उनके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। तो ये सारी बातें यासिर भाई हमारे अवाम को सोचना पड़ेगा कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब अवाम अक्सरियत हमारे यहाँ अवाम भी बेचारे क्या करें, या वो हथियार उठा नहीं सकते। अब जो हमारे रियासती अदारे हैं उनको खुदारा ये सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा कि हमारे किस तर्ज अमल से आज मुल्क यहाँ इस हालात तक पहुँच गया। आप कहने को एटमी ताकत हैं और आपके मुल्क में कचरा उठाने का, बुनियादी हकूक की फराहमी का कोई आप समझते यानी हैं कि कि जिम्मेदारी सबके ऊपर आयद होती है? सबके ऊपर आयद होती है ठीक ना है। भाई। ये सियासी तो जमातें भी शामिल हैं? सियासी जमातें तो पेश है ना इस हाँ। सारे प्रोसीजर में। अगर ये हमारे जमहूरी हुक्मरान जो जमहूरियत के नाम पे एक अरसे से मुसल्लत हैं, अगर कुर्बानियाँ ली हैं ये लोगों से। दुरुस्त होते और इनका तरीक़ेकार दुरुस्त होता, तो क्या जरूरत है कि ब्यूरोक्रेट वो बिल्कुल नहीं अपनी कर सकता था, जिंदगियों में वो बिल्कुल ऐसा ही मामलात है। नहीं लेकर आते। भाई आप इनकी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जो जो हमारे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा मगर फिर बोलना जरूरी भी है कि आप हमारे चीफ जस्टिस देख लीजिए ना, अभी ये जो रिटायर होके 3-4 गए हैं अभी जी हाल ही जी में, जी। वो उनकी उनका कहाँ पे क्याम पजीर हैं, वो कौन से मुल्क में रह रहे हैं वो। बिल्कुल। तो भाई ये कर क्या रहा है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है कि जो सियासतदान रिटायर होता है या जिसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, वो वैसे तो इनकलाबी बन जाते हैं। नहीं, और सियासतदान बीवी तो बच्चे, रिटायर्ड नहीं होता, वो तो अपना ताज उठा के अपने बच्चे के सर पर डाल देता है और फिर पूरी कौम को लगा देता है, यासिर इसके भाई पीछे लग जाओ। कोई नामुनासिब हालात की सूरत में मैं बात कर रहा हूँ। वो रिटायरमेंट तो वो शेख रशीद साहब भी वो बोलते हुए आ रहे हैं कि मेरी पता नहीं 16वीं वजारत है, पता नहीं 18वीं वजारत है, और उन्होंने दिया गया भाई कुछ भी नहीं, इतने सिफर बटा फख्र से सिफर बताते हर हैं दौर में। इतने। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम हमारे लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जमहूरियत के नाम पे जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और बुनियादी हकूक, यार आप मुझे बताएं ना कि इस कराची शहर में इंटरनेशनल सिटी है और ये मुआशी हब है, नहीं, आपका फैज़ 70%। मैं ये समझने से कासिर हूँ। देखिए, अगर आप जमहूरी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे तो आप एक सियासी जमात का हिस्सा हैं, और अगर सियासी जमात के कारकुन अगर ये सोचने पे मजबूर हैं कि जमहूरियत जो है उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो फिर सियासी जमात होने का सियासी फ़ायदा, और फिर जमात कैसे भाई हिस्सा लेंगे? हमारे, अब बदकिस्मती से हमें ये बात बोलनी पड़ रही ना। आप मिसालें देते हैं अमेरिका तो की, आपको तो फिर बरतानिया इस की, सियासी जो पूरा निज़ाम है इसका बॉयकॉट करना होगा, इसके खिलाफ मगर आपको आवाज़ उठानी मगर होगी। आवाज किस तरीके से उठाएंगे? इसी प्रोसीजर में रहते हुए लोगों से जब आप विद इन बात द सिस्टम करेंगे, चेंज लेकर आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई ऐसे लोग आएंगे सामने, जिस तरीके से हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई एक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी हिस्सा बन सकते थे ना किसी स्टेटस को, जिस तरीके लेकिन से अगर हमारे यही मुआशरे। देखें, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि कोई शख्स कितना भी ईमानदार हो, कितना दयानतदार हो, मान लीजिए एक लम्हे के लिए चलें कि सबका जो हुकूमत रही है उसका हुक्मरान जो लीडर था वो ईमानदार या दयानतदार था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस बात को। अब ये फरमाइए कि वो जो सिस्टम में आ गया, सिस्टम में आकर उसको भी अंदाज़ा हो गया कि सिस्टम चल किस तरह रहा है, जोड़ तोड़ हुई, उसी जोड़ तोड़ के ज़रिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वही कल्चर जिसकी वो आवाज़ उठाया करते थे उसी के ज़रिए उनको हुकूमत बनानी पड़ी, और लामहला हुआ ये कि जब वो इत्तेहाद टूटा तो बिखर कर रह गए। तो ये तो सियासी निज़ाम। यासिर भाई बात यह है कि देखें, हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक हम अपने मामलात उस पैटर्न पे सेट नहीं करेंगे तो हम डिलीवर नहीं कर सकते ना। नहीं, किसी को तो प्रेसिडेंट सेट करना होगा। अब सवाल तो ये है कि या तो मुस्तफ़ा कमाल साहब आज ये कहें कि जनाब इस निज़ाम से कोई नतीजा नहीं निकलना, ठीक है, अब आप बल्दियाती इंतखाबात को देख लीजिए, आप कॉन्टेस्ट करवा के देख लें,
अब जब इख्तियारात होंगे ही नहीं निचली सतह पर हुकूमत के पास, तो फिर ऐसे बल्दियाती छह इंतखाबात का क्या साल से फ़ायदा होगा, मुझे छह भाई बताइए। 6 साल से अब हमारी अशराफिया बैठी हुई है असम्बलियों में ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में। अब मुझे आप बताएं ना कि ब्यूरोक्रेट भी कौन लगते हैं, इनके ये जो बच्चे असम्बलियों ही में लगते हैं, बैठे हुए बच्चे हैं, लगते इनके हैं, भांजे भतीजे। भांजे भतीजे लगते हैं, आप बिल्कुल। चले जाएं, पास आपको करवाया हाँ, जाता है वो हाँ, सिंध किस तरीके से, पब्लिक हाँ सर्विस कमीशन की किस रिपोर्ट किस पढ़ी है, उसके हाँ, अंदर अभी तो आप प्रोग्राम सारी किया लिस्ट मैंने, में देख बिल्कुल लें कि ऐसा ही है। कितनों के कितने रिश्तेदार लगते हैं। तो सब भाई सारे रिश्तेदार लगे। ये मुझे तो लग रहा है कि ये अंग्रेज़ों ने बदला लिया है जब यहाँ से ये छोड़ के गए हैं। इनकी सूरत में जो जागीरदार वडेरे इस पाकिस्तान में मुसल्लत हैं, और वो कौन सा प्रोग्राम था जिसके तहत इनको हम पे मुसल्लत किया गया। अवाम को ज़रूरत है कि वो कम से कम आवाज़ उठाएं इस जुल्म और जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़। जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, इन इन लोगों से छुटकारा मुश्किल है, और अल्लाह फरिश्ते नहीं भेजेगा। अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, हक सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने हकूक के लिए निकलना पड़ेगा। बेवकूफ़ बना रहे हैं वो, इमरान खान नारा लगा रहे हैं कि जी आज़ादी आज़ादी दिलवानी। हकीकी किस जब चीज़ की आज़ादी हकीकी आज़ादी, दिलवानी? हाँ। किस चीज़ से? आप बुनियादी हकूक फराम कर नहीं रहे। आप जो काम करने वाले थे 3.5 सालों में, ना आपने यूनिवर्सिटी की, जब आपसे सवाल करो तो आप उठ के चले जाते हैं, उसका कोई मुनासिब ना अहल लोग हैं, ना अल्लाह पाक फरमाता है ना कि एक अजाब की शक्ल ये भी है कि ना अहल हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। बिल्कुल तो ऐसा भाई ही है। आपने कौन से अपने खर्चे अखराजात कम कर दिए? सारे सारे इंडस्ट्रियल बैठे हुए असम्बलियों में, बिजनेसमैन बैठे हुए, सरमायाकार बैठे हुए, जागीरदार बैठे हुए। तो भाई वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह तो छोड़ने के रवादार नहीं है इस मुल्क के लिए, बिल्कुल ऐसा अपनी ही कोई मुराद वापस करने के लिए तो रवादार नहीं है। है। और बताइए ना कौम को कि वो ये तनख्वाहें पाकिस्तान ले के रहे हैं खैर ये ख्वाह जो असम्बलियों से बनते उठकर हैं। गए। अब पेट्रोल, भाई आप सादगी लेकर आए ना। अब वो जो आप मिसाल देते हैं इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, उनके तो वज़ीर आज़म और सदर 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, ऐसा ही है। और आप इतने बड़े बड़े एकड़ों के हिसाब से, सैकड़ों एकड़ों के हिसाब से आप महलों में रहते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि जिस तरीके से आप गरीबों के नाम पे सियासत करके नहीं उनका तो अब देखें, इस्तेहसाल कर रहे इसमें हैं। देखें कौम को भी सोचना पड़ेगा ना। अभी जैसे आपने निशानदेही की, मुझे एक बात याद आई। अब सूरत हाल ये कि इससे पहले जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो ये दावा किया करते थे कि जनाब साइकिल पे जाएंगे, किफ़ायत शारी, और न जाने कैसी कैसी बातें जो लोगों को, आप समझ लें कि जिसको गुमान नहीं गुजरता था, यकीन नहीं होता था कि ये ऐसा भी हो सकता है कि सदारती महल है उसकी दीवारें गिरा देंगे, वज़ीर आज़म का जो महल है उसकी दीवार गिरा दी जाएगी, गवर्नर का जो महल है उसकी दीवारें गिरा देंगे, साइकिल पे जाएंगे। अब था सूरत हाल ये कि उसके बिल्कुल ही उलट हो रहा था। वो साइकिल की बात तो दरकिनार, गाड़ी पे चले जाते। अब हेलीकॉप्टर से आपने आना जाना आपने लगा के रखा। यासिर ये भाई, तो सूरत हाल है। महरूम अवाम है, ये आते हैं अवाम के जज्बात से खेलते हैं, गरीब अवाम के जज्बात से तो खेला अभी जाता है। आवाम क्यों बेवकूफ़ बन रही है, क्या उनको अवाम नहीं पता? बेवकूफ नहीं है, अवाम इस प्रोसीजर, यार तो यासिर अभी भी भाई आप लोग पीछे इलेक्शन में, लगे हुए, मुझे आप ये, जलसों में इनके पीछे खड़े आप हुए मुझे नजर आ देखें रहे ना, हैं। हमारा क्या जमहूरी प्रोसेस है कि अगर 47 लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, या 50 लोग किसी एन ए के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जीतने वाली पार्टी 10,000 जीतती है, उसके अगेंस्ट वोट पड़ जाते हैं तकरीबन लाख 1.5 लाख, तो वोट उसके बरखिलाफ पड़ जाते हैं। तो भाई ये तो सिस्टम है, ये तो हुसन है। अब देखें, अब हम कहाँ खड़े हुए हैं आज 70-75 सालों में, हम कहाँ खड़े हुए हैं कि, यानी कि आप अंदाजा लगाए ना कि वैसे ये भी कमाल है, अपनी जीत, जहालत को छुपाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, हाँ हुसन है। दुनिया तो में जगह आप साई। देखें 10,000 लोग, 12,000 लोग एक बंदे को, वो बन जाता है, असेंबली में आ जाता है, और जो उसके खिलाफ वोट पड़े हुए होते हैं, वो जो लाखों की तादाद होती है, तो वो किसी गिनती में नहीं है। तो भाई ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि भाई आप जमहूरियत, आप कौन सी जमहूरियत पे अमल पैरा है? आप एक मिसाल कायम करके तो दिखाते। अब मुझे तो एक मेराज खालिद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैंने अपनी, ऐसे बात नहीं है कि यार इस मुल्क में ऐसे लोग नहीं है, इस मुल्क में ऐसे लोग हैं, मगर ये जो आपकी नाम नयाद जमहूरियत है, उसका सिस्टम इतना मुश्किल तरीन है कि वो आ ही नहीं सकते। एक आम आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता जब तक उसका किसी भी सियासी पार्टी से, और ऐसी अब हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना। अब हल्का 240 में हम अपनी कैंपेन चला रहे हैं। आप देखें हमारी कैंपेन किस तरीके से चल रही है कि कारकुन बेचारे अपने घरों से, अपने जेबों से वो जाके बेचारे काम कर रहे हैं, और हम लोगों से बात कर रहे हैं। 6 साल से हमारा काम आवाज लगाना है, यासिर भाई, हक सच की बात करना है। 6 साल से खड़े हुए हैं हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, जिस तरीके से माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको जहानत दी है, सब्र दिया है, इस्तकामत दी है, जैसे वो खड़े हुए हैं इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ। तो ये अवाम को भी सोचना पड़ेगा कि यार हमें भी ये फैसला करना पड़ेगा कि इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं, और अल्लाह पाक बेहतर कर देगा। और अल्लाह ने हर दौर में बचाया। जब भी
अल्लाह ने कोई बंदा ऐसा भेजा है जो इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा हुआ है और अवाम उसके साथ खड़ी होगी, तो अल्लाह ने उनको मुश्किलात से निकाल लिया। इस मुश्किलात से भी अल्लाह पाक ही निकाल सकते हैं। अगर ये हम सोचेंगे कि भाई इन कर्जों को निकालने के लिए मजीद IMF से सूद पे कर्जा ले लें और मुश्किल तरीन, अब मुझे भी IMF की समझ नहीं आती कि वो इनसे पूछे कि यार आप अवाम पे तो वो बोझ डाल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ये भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं यार। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ ना, आप सुनिए तो सही ज़रा। ये बात ये है कि ये सबसे आसान तरीका है बच निकलने का। ये IMF के पास जब जाते हैं, आम आदमी की ज़बान में समझाऊंगा वरना वो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो समझना मुश्किल हो। वो उनके सामने ये प्लान रखते हैं कि कर्ज़ा इन शराइत के ऊपर दिया जाएगा जिसमें सर फहरिस्त ये है कि आपको कर्ज़ा जो है मुकर्ररा वक्त पर वापस करना है, और उसके लिए तरीक़ाकार आप हमें बताइए कि आप किस तरह कर्ज़ा वापस करेंगे। अब जब इनके पास जवाब नहीं होता, ज़ाहिर है वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, आपको पता है हमारे पास तो माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं, तो जब इनसे ये सवाल पूछा जाता है तो ये आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, बगले झांकते हैं। फिर वो जो बंदा यहाँ से लेकर गया होता है, वो ब्यूरोक्रेट जिसको आप कहते हैं, वो 2-4 जुमले बता देता है कि जनाब यही है। तो बात यह है कि फिर जब उनको बताया जाता है कि कर्ज़ा वापस करने का तरीक़ाकार ऐसा होगा कि आप अपने अशराफिया पे वो जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाएं। ये पहली चीज़ होती है जिसको ये मेंशन नहीं करते। कि आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं कि उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके पे पैसा लगा, तो टैक्स लगा दो, पेट्रोल पे पैसा जो है वो बढ़ा दिया जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। सुनिए गौर से, जब इनको कहते हैं कि अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाया जाए, ज़मींदार और जागीरदार लोगों पे टैक्स लगाया जाए, उन पे लगाया जाए जिनके पास पैसा है, उनसे आप पैसा लें, तो इनका जवाब आता है आगे से नो। 2 चीज़ें आती हैं कि यस और नो। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है कि हम जागीरदारों के ऊपर टैक्सेस लगाएं, ज़मींदारों के ऊपर टैक्सेस लगाएं, अशराफिया को हम जो टैक्स नेट में लेकर आएँ। तो फिर दूसरा ऑप्शन इनको दिया जाता है प्लान बी के, जिसमें करना ये होता है कि आप फिर ऐसे आइटम्स के ऊपर लगा दीजिए जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में, ताकि वहाँ से आप पैसा निकाल सकें और फिर वो पैसा आप कर्ज़े की मद में अदा कर सकें। तो प्लान बी जो है फिर इनको एग्जीक्यूट करना होता है। और प्लान सी जो पिछली हुकूमत कर गई है वो भी आप सुनिए। उसमें ये होता है कि अगर काम आपसे नहीं होता तो आप हमें बता दीजिए, हम अपने बंदे ऐसी जगहों पर बिठा देते हैं जो आपके हिस्से का ये काम कर लेंगे, क्योंकि आप एक बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत हो, एक सियासी जमात हो, लोगों में जाना होगा, आपको जवाब देना होगा और वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये मुश्किल फ़ैसले आप हम पे छोड़ दो, हम अपने बंदे बिठा देते हैं, जिसका नतीजा आपने देखा पिछली हुकूमत में क्या हुआ कि आपके स्टेट बैंक में आम जगहों पर तयनातियाँ हुई, IMF ने लोगों को बिठाया और उनके ज़रिए फिर पैसे निकलवाए गए। किस्सा मुख्तसर है। यासिर भाई, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि हमारा मीडिया क्या कर रहा है। जैसे तो मीडिया ने तो बता दी ये बात, ये तो बात मैं चीख चीख कर बता रहा था। आप बता रहे हैं ना, ये तो आप बता रहे हैं। वो जो हमारा जो मीडिया जो अब सूरत हाल ये वो एक जमात है जो उसने सरमायादारों और जागीरदारों और इंडस्ट्रियल, आपका तो ये शोबा है ना, आपने तो पढ़ा ही इसी मकसद के लिए है, मगर बाज लोग इसको बिजनेस बना दिया है, इसको धंधा बना दिया है और वो उससे ब्लैकमेल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी ब्लैकमेल करते हैं, सियासतदानों को भी ब्लैकमेल करते हैं, और उनके पीछे कौन है, उनके मालकान कौन है, वो सब जानते हैं। तो भाई इस टाइम पूरे निज़ाम को बदलने की और सही करने की ज़रूरत है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये IMF को नज़र नहीं आता जब ये इनको कर्जे दे रही होती है, और उनको नजर नहीं आता। वैसे तो वो इंसानी हकूक के अलमबरदार बने हुए, उनको नहीं पता कि यहाँ पे लोग खुदकुशियाँ करने पर ये मजबूर भी हो मैं गए। साथ शामिल कर दूं कि ये जो पीछे नारा लगा रहे थे ना कि हम कोई ग़ुलाम है, ये वो चार्टर साइन कर आएँ। ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए कि ये जितनी भी कीमतें बढ़ी हैं इसकी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, यही तरीन साहब हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ज़रा इनका पीछे रिकॉर्ड चेक कर आए ना, कि बंदे का रिकॉर्ड भी तो चेक करते हैं ना, ट्रैक रिकॉर्ड पीछे क्या करता हुआ आया, जिस इदारे में क्या कोलैप्स हुआ। बहरहाल वो एक लंबी कहानी है। तो ये वहाँ पर ये चार्टर साइन कर आएँ, दस्तखत मौजूद हैं इनके, कि ये जो कीमतें बढ़ेंगी हम उसके लिए तैयार हैं, और ये लिमिट है उन्होंने बता दी थी कि इतनी कीमतें हम बढ़ा कर जाएंगे। वो सियासी एक मफाद हासिल करने के लिए फिर कीमतों को रोका। चलें बहरहाल वो एक दूसरी स्टोरी। यासिर भाई, अवाम का भी काम ये है ना कि अवाम पूछे कि भाई किस तरीके से पूछे। मैं यही उनसे कहता हूँ, खुदा का वास्ता सवाल करो भाई। रवायती सियासत नहीं कर रहे, पहले दिन से वो आके बता रहे हैं कि भाई हमारे मसाइल कैसे हल होंगे, उसका प्लान क्या है, वो किस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपके आइन में तरमीम होनी है जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुंचे, वो तरमीम आप करते नहीं है क्योंकि उसमें आपकी अशराफिया को नुकसान है, आपके सरमायादारों को, जागीरदारों को नुकसान है। बैठे वही है क्योंकि एक आम आदमी की हुक्मरानी आ जाएगी तो इनको चौधरी और चौधरी साहब कौन बोलेगा, इनको मलक साहब कौन बोलेगा। ठीक है। अच्छा फयाज, एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, एक छोटी सी ब्रेक ले रहा है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मुल्की मसाइल के हवाले से, मईशत के हवाले से, और ये जो राइज निज़ाम है जिसके ऊपर हमेशा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती आई है, कैसे अवामी मसाइल हल हुई, बहुत मुश्किल सवाल बन गया है। मुख्तलिफ़ अवामी नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन मसाइल को कितना समझता है, मसाइल को हल करने की अहलियत रखता है। अवाम मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके हैं। ये जो राइज निज़ाम है इससे कोई नतीजा अभी तक खातिर खा बरामद नहीं हो सका है। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। सादा लफ्ज़ों में आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी था, है और आगे भी रहेगा। तो फिर एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी कैसे बेहतर हो? अभी तो मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की बात हो रही है, उसका सर्वाइवल कैसे, उसकी बका कैसे हो, इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। फयाज़ खान साहब यहाँ मौजूद हैं, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को भी हमने मदऊ कर रखा है, वो अब तक तशरीफ़ नहीं लाए, इस वजह से फयाज़ खान साहब से गुफ्तगू हो रही है। फयाज़ साहब फरमाइए, अब यही सवाल बार बार दोहराया जा रहा है, बल्दियाती जो निज़ाम है इसका होना, अभी जमहूरियत का पिलर जिसको कहते हैं ना, इसकी बुनियाद, जब आपने अपने लिए निज़ाम मुंतखब किया है तो इसकी बुनियाद में पहले बल्दियाती हुकूमत आती है, सूबाई हुकूमत, और उसके बाद वफाकी हुकूमत। अब सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत से ताउन करे, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि सूबाई हुकूमत जो है वो बल्दियाती हुकूमत से ताउन करे। नतीजा ये कि एक आम आदमी ने इतनी उम्मीदों के साथ जिसने वोट दिया, जिसने अपनी इसमें तवानाई सर्फ की, पैसा लगाया, सब कुछ किया, हर तरह से कुर्बानी दी, वो आज भी मुंतज़िर है कि उसके मसाइल को हल करें। कैसे मुमकिन होगा ये तो बताएं। तो यासिर भाई पिछले 6 सालों से बात ही बल्दियात के हवाले से कर रही है कि बल्दियाती निज़ाम को इतना पावरफुल होना चाहिए कि जिस तरीके से, अब मैं वही बात आती है कि फिर करनी पड़ती है बात कि जिस तरीके से मुशर्रफ दौर डिक्टेटर था, उसके कोई भांजे भतीजे ने तो मेयर नहीं लगना था, या उसके भांजे भतीजे ने तो कोई वो चेयरमैन नहीं लगना था किसी यूसी का। उसने क्यों इतना मजबूत बल्दियाती निज़ाम पूरे पाकिस्तान में दिया कि उसको पता है कि एक आम आदमी का ताल्लुक बल्दियाती निज़ाम के साथ है। ठीक है। अब आप देखें ना, कराची में सैकड़ों अरब रुपए का पानी महीने का बेचा जाता है जी। तो उनका दिमाग खराब है कि आवाम को बुनियादी हुकूक के तौर पे पानी दिया जाए। अच्छा, तालीम में सारी सियासी भर्तियां हुई हैं। आप मेरे साथ गवर्नमेंट स्कूल चलें, वहाँ के टीचर्स को देखते हैं कि उनको खुद तालीम की जरूरत है। आ रहे हैं स्कैंडल्स रोजाना आ रहे हैं। भाई ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। जितनी भी जो सियासी कारकुन अपनी पार्टी के होते हैं उनसे भी पैसे लेके भर्ती करते हैं, मुफ्त में उनको भी नहीं भर्ती करते। तो भाई हम सब देख रहे हैं, आवाम सब देख रही है। आवाम भी अगर ये सोचती है कि घर बैठे बैठे मसले हल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। फरिश्ते नहीं आएंगे। आवाम को हक सच की आवाज़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जुल्म के निज़ाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम 6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी के बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं और वो कैसे हासिल होंगे उसके बारे में तरीक़ेकार भी बता रहे हैं। तो आवाम का काम है कि ऐसे लोगों का साथ दें कि जो इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, और जब तक आवाम नहीं निकलेंगे वो इस जिल्लत से नहीं निकल सकते। अच्छा, अब निज़ाम की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि कोई भी शख्स ये दावा करता है कि जनाब हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार ना चाहते हुए पिछली हुकूमत की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये अभी की बात है, ज़्यादा पहली की बात नहीं है, क्योंकि लोगों की याददाश्त शायद इतनी नहीं है, वो मामलात को जो है वो भूल जाते हैं। तो ये अब वो भी इख्तियारात की ही बात किया करते थे कि वो जब सिंध से और बिलखुसूस शहर कराची से भारी अक्सरियत लेके वफाक में पहुँचे, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कराची से वफाक में हुकूमत जो है कोई तश्कील पाई, लेकिन नतीजा ये निकला उन्होंने जाते ही आंखें फेर ली यहाँ से और कहने लगे जी हमारे पास चूँकि इख्तियारात नहीं है, अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो हम कानून में तब्दीली ला के यहाँ पे काम यासिर भाई, जब इख्तियारात नहीं है तो वो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? वो कौम को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? अब एक चीज़ है, जब आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप मेयर बन के क्या कर लेंगे भाई? आप क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं? आप क्यों अवाम पे बोझ बन रहे हैं? आप जाएंगे इंतखाबात में? नहीं, हम जाएंगे बिल्कुल। अभी लास्ट टाइम जब आप बताए ना कि ये अभी पिछले वसीम अख्तर मेयर था, जब इन्होंने तज़हीक करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल भाई की उनको गार्बेज का डायरेक्टर लगाया, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने वो चैलेंज कबूल किया, और वो मीडिया के सामने जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भाई आप ले आए सारे, रात को 4 बजे, बिल्कुल याद है। तो वो सुबह उन्होंने, भाई इतने वसाइल हैं केएमसी के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास, कि वो अगर नए तरक्याती काम नहीं करती मगर जो हुए में उनको तो मेंटेन कर सकती है।
तो भाई ये बेवकूफ बना रहे हैं। अगर भाई इख्तियारात नहीं है तो क्यों लड़ रहे हैं? आप तहरीक चलाएं फिर, कि भाई हमें, या तो पहले हम तहरीक चला रहे हैं ना, हमने धरना भी दिया, हमने धरना किस बात पे दिया कि भाई आप बलदियाती निज़ाम को बाइख्तियार करें, एक आम आदमी को बाइख्तियार करें, उसको बुनियादी हकूक उसके घर पे नहीं, दें, उसकी अब गली में दें। धरना तो हो, अगर इफेक्टिव हो तो बात समझ में आए ना। अब बात यह है कि जैसे जमात इस्लामी ने धरना दिया, बैठे सर्दी के मौसम के अंदर, वो कितनी सर्दी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त बड़ी कुर्बानी दी, हम फिर कानून साजी के पे मजबूर किया। भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई इस हवाले से कि भाई आपने क्या तमाशा लगाया है। अब कहने का मकसद ये है कि अब ये बलदियाती वो तो इंतखाबात केस जितनी एमकेएम जल्दी वाले ही में, लेकर गए थे ना अदालत के अंदर। नहीं जी, एमकेएम वाले भी इस वजह से लेकर गए ना कि वो भूख हड़ताल की प्रेस क्लब पे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, इन्होंने बोला कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है। उसके ऊपर एहतजाज किया, गिरफ्तारियां हुई, हमारे कारकुनों पे शेलिंग हुई, ये इशारे फैसल पे आपको याद होगा 2000 तकरीबन, उसके बाद वो गए वो अपनी फेस सेविंग के लिए। भाई पहले उनको नहीं पता, 2013 में तो उन्होंने अपने हाथ से ये सारी पावर दिए पीपल्स थे, पार्टी को दी। इख्तियारात दिए हैं, बिल्कुल तो ऐसा ही फिर किया ये है। क्या तमाशा बनाया हुआ है? तो अवाम को सोचना पड़ेगा, और जब तक अवाम फैसला नहीं करेंगे, हम तो, हमारा काम है आवाज लगाना। यासिर भाई, हमने अपने रब को बताना है कि भाई इस जुल्म के निज़ाम और जबर के खिलाफ हमने आवाज लगाई। ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि लेकिन आप सवाल ये है ना कि अक़लियत अक्सरियत में कब तब्दील होगी, कब लोगों को आपकी बात समझ में यहाँ पे आएगी। कोई अकलियत फिर नहीं है। हम सीटें, कौमी सतह की पार्टी की सियासत कर रहे हैं, हम अपने नहीं आप तो को ना अकलियत ये बात समझते हैं, और लोगों से बात करने की जरूरत है। लोगों नुमाइंदगी को में तब्दील होगी ना। देखें, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी जमात किस नंबर पर है? वो तो इससे पता चलता है भाई ना कि उसकी हमारी पब्लिक में मेरी कितनी। बात सुने, हाँ, हमारा ग्राफ अभी NA 240 का इलेक्शन हो रहा है, हमारी पार्टी का जो ग्राफ है उधर वो भी हुआ ऊपर था, जा 249 एकम 50 के अंदर, उधर बल्दिया के यार। अंदर। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप मुझे आप तो यहाँ बताएं पर ना, भी तो अब मंदुखेल को नहीं, तो हम तो कोशिश करेंगे ना। तो ये तो जिम्मे ही नहीं है ना। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, 950 साल, कितने लोगों को मुसलमान किया। वो अपने साहबजादे को, अपने बेटे को नहीं वो तबलीग, वो यानी कि अपना कर सके, अल्लाह का कर सके। तो भाई हमारा काम कोशिश करना है, ये नतीजा अल्लाह के इख्तियार में ना, अल्लाह जब चाहेगा। और हमारी बात लोगों को समझ में आ रही है, जिस तरीके से हम नहीं, लोगों तो की निज़ाम को काउंसलिंग कर चैलेंज रहे नहीं किया जाएगा, ये समझते हुए कि जो कुछ हुआ, आपने जैसे कहा, वो तो मंदुखेल साहब गए अदालत के अंदर, उन्होंने जाके खड़े रहे, वो स्टैंड लिया, वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा कहाँ पे? रिकाउंटिंग वाले मामले के अंदर, तो वो सबके सामने रहा। यार यासिर अब भाई, अगर यहाँ पर एक ज़िमनी इलेक्शन में देखें, हम हिस्सा तो ले रहे हैं ना, हम किसी प्रोसेस से बाहर तो नहीं है, इसी निज़ाम के तहत ही। अब या तो फिर आप हथियार उठाएंगे, जिन्होंने हथियार उठाया है उनका क्या हाल हुआ है, वो तो तबाही इससे लेकर पहले आएगा, तो वो तबाही मसले लेकर का आया हल ना। नहीं इस है, कौम तबाही को लेकर भाई आया, बहुत अवाम भारी ताकत नुकसान का हुआ है उसका। सरचश्मा अवाम है। और मुस्तफ़ा कमाल भाई का जो किरदार रहा है वो उनके दौरे निज़ामत में, आज तक उनके ऊपर कोई 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। और बदतरीन तनकीद करते हैं मुस्तफ़ा भाई अपने मुखालफिन के ऊपर, और सारी हुकूमत में रहने वाली पार्टी हैं, किसी के साथ उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने नज़रियात पे। तो मेरा ये मानना है कि हम जिस तरीके से अवाम पर जा रहे हैं, और अवाम हमारी बात को सुन रही है, समझ रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये अब जो बाई इलेक्शन 240 का हो रहा है, इसमें इंशाअल्लाह ताला PSP आपको सरप्राइज़ देगी। और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से भी हमारी भरपूर तैयारी है। और पाक सरजमीन पार्टी हमारी वाहिद पार्टी है कि वो पूरे यानी कि शहरी सिंध के शहरी इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। और किसी पार्टी के पास इतना नहीं, आप MQM को देख लें, वो पख्तून इलाकों में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकते, और दूसरी सियासी जमातें हैं वो दूसरी जगहों पे नहीं अपना उम्मीदवार खड़ा। पाक सरजमीन पार्टी इस टाइम लेकिन जो कराची के मसाइल यूसी के हैं, ऊपर बल्दियाती मामलात हैं, उस पे जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, तो जमात इस्लामी वाले उठा रहे हैं, उनको आप कर देते हैं क्या? नहीं, जमाते इस्लामी हर बंदे का, देखें मेरी बात सुने, मैं अब खुल के बात नहीं, मैं तो मसाइल की आवाज़ के हवाले से हूँ ना, कि देखिए, अगर वो पेश हमारा जो नज़र आ रहे हैं, नजरिया अभी है, यहाँ पर एहतजाज भी किया हमारा पानी की जो किल्लत के नजरिया खिलाफ। पाक हाँ, सरजमीन पार्टी का जो नजरिया, मैं आपको बताता हूँ जमाते इस्लामी के बारे में। वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर्स हैं, उनके साथ हर मकातब फिक्र के इख्तलाफात हैं अरे उनकी। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाना नहीं, मैं चाहता। आपको बता रहा हूँ ना वो वजह। एक दूसरा मसला है। नहीं, देखें, मेरी बात सुने ना, कि देखें पाक सरजमीन पार्टी क्या है, यहाँ पे आपको पख्तून भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, पठान भी मिलेगा, हजारेवाल भी मिलेगा, आप समझते हैं कि देवबंदी वहाँ भी मिलेगा। नुमाइंदगी की कमी है इस वजह से? हाँ, तो इस तरीके का मखसूस माइंड सेट है भाई, क्यों नहीं? अब तरीके, अब TLP है, उसमें हमारा एक मखसूस तो लाइक माइंडेड जमात तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, इसके अंदर भी हर किस्म की बात शख्स की किरदार की नुमाइंदगी होती है बात। अब भाई तरीके इंसाफ, अब मुस्तफ़ा कमाल भाई ग्रास रूट लेवल से एक
मिडिल क्लास घराने से उनका ताल्लुक है, उनको लोगों के मसाइल का पता है। अब वो तहरीक इंसाफ नहीं, में अभी भी इमरान कुछ खान सियासी जमातें हैं जिनके पास इमरान मिडिल खान क्लास 16 लोग साल हैं, की उम्र ये से तो अब यार खत्म हो यासिर भाई गया। क्या उनकी नहीं नहीं, जिंदगी रही है, मैं मैं उनको उनके नहीं ऊपर मानता, मैं तो खैर उस पर शदीद तो इख्तिलाफ में फिर रखता हूँ, आप वो उससे देखें पहले ना, भी उनसे लीडर शदीद देखा इख्तिलाफ जाएगा कि है। किन हालात में 6 साल से मुस्तफा भाई अपनी जान की परवाह किए बगैर जिस इस कराची में रहने वाली दहशतगर्द जमात के सरबराह के सामने खड़े हुए और जिस तरीके से उन्होंने उनको चैलेंज किया और उनको बताया कि आप गलत हैं, और अपनी उन्होंने एक पार्टी बनाई, पाक ज़मीन पार्टी बनाई, और उस पर वो जद्दोजहद कर रहे हैं ठीक, अपने एक सियासी नुक्ता नज़र को लेकर। तो 240 में क्या समझा जाए फिर? 240 में हम अपनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, और आप हमारी इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उसमें देखें, हमारी मीटिंग देखें, तो आपको सिर्फ पीएसपी ग्राउंड में नजर आएगी इंशाल्लाह। चलें, ठीक है फयाज, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कि आज का हमारा जो पहला सेगमेंट था, इसमें बात हुई कुछ सियासी मामलात के हवाले से। सियासी मामला ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस आ रहे हैं, सुबह का वक्त है, लोग चाहते ही हैं कि जो मईशत है इसके हवाले से बात की जाए, और दीगर बहुत सारे मामलात हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू होगी। यहाँ पे तो वैसे हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को भी मदऊ का रखा था, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सके, तो बहरहाल आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुख्तलिफ नुमाइंदों को आपके सामने लेकर आएँ, उन तमाम मामलात पर, ख़ास तौर पर जो सियासी नौयत के मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जो आपकी सेहत के हवाले से सेगमेंट है वो जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।